हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों को, राम राम सभी भाइयों को। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ये इस 2025 की भर्ती है, इस पर अपने चर्चा करने वाले हैं आज। और इसमें यानी कम से कम योग्यता इसमें 10वीं पास रखी गई है। 53,000 पद यानी 52,000 पद, 52,453 पद है टोटल। इस पर ये भर्ती होने जा रही है और राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, आज तक की यानी सबसे बड़ी भर्ती है। हर घर नौकरी और बेरोजगारी, यानी हर घर नौकरी आने वाली है, बेरोजगारी दूर होने, ऐसी कंडीशन है। और क्योंकि यानी 52,000 भर्ती काफ़ी होती है और ऐसे में सर्वाधिक पोस्ट किस डिपार्टमेंट में है और सर्वाधिक यानी वेतन, पोस्ट किस डिपार्टमेंट में, वेतन कितना रहेगा, ये संशय बना रहता है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए। नाम दे करके चतुर्थ श्रेणी यानी ऐसे करके, और कितना वेतन है और क्या इसका कार्य रहेगा, फोर्थ ग्रेड में क्या फार्म भरें, ऐसी कंडीशन यानी दिमाग में बनी हुई है कई विद्यार्थियों के। वो अपने निकाल दें, क्योंकि सरकारी नौकरी सरकारी ही होती है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में यानी आपको यानी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी मिलनी चाहिए भाई। सबसे बड़ी बात है कि नौकरी मिलनी चाहिए और घर की स्थिति सुधर जाएगी, अपने बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें होने वाली है क्या, कि सिलेबस में बदलाव। सिलेबस में बदलाव है, इसकी चर्चा अपने आगे करने वाले हैं। और चलते हैं अपने ये अपने इस भर्ती का, जो इस भर्ती को कंडक्ट करवाने वाला जो आयोग है, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके द्वारा ये भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही है, परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है। और पिछले जो यूआरओ में पेपर हुआ था उसमें भी यानी आरपीएससी ने ये परीक्षा ली थी, उसमें पूछा गया था भी कितनी परीक्षाएं आवेदन या कितनी परीक्षाएं हुई है। तो ऐसे यानी ऐसे माहौल में ऐसा ये जो आपको नाम याद करना ये भी जरूरी है कि ये भर्ती है कौन से आयोग द्वारा की यानी संपन्न करवाई जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, RSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही है। ऐसा पर्सन यानी बहुत सारे जो 10वीं पास विद्यार्थी होंगे या फिर जो 11वीं 12वीं अभी पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो आवेदन करते हैं उनके लिए ये यानी एक नया पर्सन है। हो सकता है कि जो बीएड दारी है या जो पेपर दे चुके हैं उनके लिए नया पर्सन नहीं हो, परंतु उन विद्यार्थियों के लिए नया पर्सन है। तो ऐसी कंडीशन में ये पर्सन पूछा जा सकता है। तो इस चर्चा के विषय अपने क्या क्या रहेंगे, आवेदन संबंधी जानकारी इसके बारे में बात करेंगे, और पदों का वर्गीकरण संबंधी जानकारी यानी पदों का कितना वर्गीकरण कौन सी कैटेगरी में, इसके बारे में अपने बात करेंगे। फिर आयु संबंधी जानकारी है, यानी 18 साल से लेकर के ये 40 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और क्या आयु में छूट मिलने वाली है उसमें बात करेंगे। और सिलेबस संबंधी जानकारी है, वो भी अपने बात करेंगे। और सारा सिलेबस अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जा रहा है आपको, और सारी क्लासें यानी समय पर लग रही है। और क्या कार्य रहेगा इसका, इस पे अपने छोटी सी वार्ता करेंगे। और साथ ही साथ वेतन संबंधी जानकारी है वो भी अपने पूर्ण करते हुए इस यानी क्लास को पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो कुल आवेदन यानी कुल पद कितने हैं इसमें, 52,400, में 52,453 पद रहेंगे, 52,453 पद। 52,453 यानी 46,931 तो जैसे मान लो कि नॉन टीएसपी है। और 5522 यानी 5,522 पद जो है वो टीएसपी एरिया के जो उनके लिए आरक्षित पद है। वैसे में अपने जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके लिए 46,000 पद रहेंगे, 46,931। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी कैंडिडेट्स के लिए यानी जो नॉन ये सीईटी है, नॉन सीईटी है, इसका सीईटी का कोई रोल नहीं है। सीईटी जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे यानी एग्ज़ाम इसमें शामिल है, परंतु ये फोर्थ ग्रेड जो शामिल है ये नहीं है उसमें शामिल। कोई भी यानी 10वीं पास करके और उसके बाद में आगे 11वीं में अगर पढ़ रहा है या फिर 12वीं में पढ़ रहा है या फिर जो भी है जिसमें पढ़ रहा है, वो जैसे ही मतलब अपने आवेदन करे और आवेदन करने के बाद में ये पेपर दे सकते हैं, उसकी तैयारी होनी चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, 10वीं पास। देखो सेकेंडरी, ये लिखा हुआ सेकेंडरी यानी 10वीं पास, ये इसकी रहेगी। और एक भी ध्यान रखना, ये भी बात ध्यान रखना इसमें कि जो अंतिम वर्ष में शामिल हुआ है, जो विद्यार्थी जिसने पेपर दिया है, अभी 10वीं का पेपर दिया है और दे करके उसका रिजल्ट इसकी परीक्षा से पहले यानी इसकी अपने इसकी परीक्षा से पहले पहले आ जाना चाहिए। तो ऐसे यानी ये जो फोर्थ ग्रेड की भर्ती यानी सितंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम से पहले पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए इस विद्यार्थी ने। और आगे बात ये रहेगी कि 18 साल की आयु इसकी पूर्ण होनी चाहिए, 18 वर्ष की आयु जो है उसकी
पूर्ण होनी चाहिए। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होगी तो ही वो आवेदन कर सकता है, चाहे वो 10वीं पास विद्यार्थी और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, दोनों मैच करनी चाहिए, तब जाकर के वो फार्म भरेगा। अब लास्ट ईयर में अगर मान लो भर्ती हुई है, अगर मान लो पेपर दिए उसने 10वीं के और वो 18 साल की एज या फिर 12वीं क्लास में है, ऐसा विद्यार्थी जो 12वीं क्लास में 18 साल की एज ही पूरी नहीं हुई है तो इसमें आवेदन नहीं कर सकता। और ऐसा विद्यार्थी जो 10वीं क्लास में है, आवेदन अपने पेपर देकर के पास या पेपर दिए हैं और 11वीं में पढ़ रहा है या फिर 10वीं में पेपर दिए हैं या 12वीं में पढ़ रहा है, तो उसकी 18 साल की एज पूरी हो जानी चाहिए। कब तक की ये हो जानी चाहिए, यानी जनवरी 1 जनवरी 2026 तक, 2026 तक ये काउंट कर लेना। आगे अपने बात करेंगे। आवेदन शुरू कब से है, आवेदन यानी 21 यानी 21 मार्च से शुरू हो गए थे और ये चलेंगे 19 अप्रैल तक चलेंगे। कब तक चलेंगे ये, 19 अप्रैल तक चलेंगे। तो थोड़े दिन बाकी रह गए, ऐसे में आप किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस न हो और उसमें आप 19 तारीख से पहले पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और परीक्षा कब होने वाली है, इसके एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाले हैं, 18 सितंबर से लेकर के और 21 सितंबर तक। ध्यान रखना, ये 18 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक यानी एग्ज़ाम इसके यानी यानी कि 3-4 दिन एग्ज़ाम चलेंगे, 18, 19, 20 और 21, 4 दिन एग्ज़ाम चलेंगे और 2-2 पारियों में, क्योंकि इसके आवेदन ज़्यादा होंगे तो कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे, तो परीक्षा भी अपने कई दिन चलने वाली है। और ऐसे में यानी एक जैसा पेपर नहीं आएगा सबका, यानी अलग अलग पेपर आएगा और ऐसे नॉर्मलाइजेशन जो इसका होगा वो लास्ट में उसको आयोग देखेगा इसमें। ठीक है, और परीक्षा का मोड क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। ये मोड इसका ऑफलाइन यानी ओएमआर सीट से इसका जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और फिर आगे बात करते हैं, आवेदन शुल्क क्या है। जो जनरल के विद्यार्थी है या क्रीमिलियर ओबीसी है, जो ओबीसी विद्यार्थी क्रीमिलियर में आते हैं, ऐसे विद्यार्थी या फिर जनरल के विद्यार्थी या फिर अपने अति पिछड़ा वर्ग जो क्रीमिलियर के है, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग जो क्रीमिलियर में, उनके लिए 600 रुपये फीस है और बाकी से सभी के लिए 400 रुपये फीस। ये सभी में कौन कौन आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे जैसे नॉन क्रीमिलियर ओबीसी आ जाएंगे, वह अति पिछड़ा नॉन क्रीमिलियर, और उसके बाद में एससी, और इसके बाद में एसटी और दिव्यांगजन, जितने भी विद्यार्थी है वो सारे इसी में, यानी जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे इसके हैं, में 400 रुपये फीस लगने वाली। अन्य राज्य के आवेदक हैं वो सामान्य श्रेणी में काउंट होंगे। अन्य राज्य के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कोई भी कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी के है, वो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसे विद्यार्थी जो है किस कैटेगरी में शामिल होंगे, वो शामिल होंगे किसमें, सामान्य कैटेगरी में शामिल होने वाली। इन विद्यार्थियों के लिए क्या होता है कि ये जो कैंडिडेट हैं ये क्या होते हैं, सामान्य की जो सीट्स हैं उन पर ये क्या करेंगे, आवेदन करेंगे और उन सीटों में से ही ये लेके जाएंगे, सामान्य सीटों में से ये मतलब अगर सेलेक्ट होते हैं तो वो सीटें ही उनके लिए होती है। और बाकी जो आरक्षित सीटें होती है एससी की या फिर एसटी की और या फिर ओबीसी की, या जितने भी सीट इनमें बंटी हुई, इनमें से किसी प्रकार का कोई यानी बदलाव या फिर कम ज़्यादा नहीं होने वाली, इसमें शामिल होने वाली। ये इसमें जो सीट दे रखी हैं वो सारे यानी राजस्थान के विद्यार्थी है वही शामिल होने वाले हैं। आगे बात करें आयु सीमा में छूट क्या है भी, आयु सीमा में छूट की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए आयु। कितनी हो जानी चाहिए, 18 वर्ष। और इसके बाद क्या है, 40 वर्ष से अधिक न हो, 40 वर्ष से अधिक न हो। दो आंकड़े आपको याद रखने हैं कि 18 साल और 40, इन दोनों के बीच में कब से हो रही है, 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, 40 से ऊपर नहीं हो और 18 से कम नहीं हो। अब छूट की अगर बात करें तो जनरल पुरुष के लिए कोई छूट नहीं है, और जनरल में जितने भी आते हैं वो किसी को छूट नहीं है, सिर्फ महिला को छोड़ करके। जनरल महिला है तो उन आवेदकों के लिए 5% की, उन आवेदकों के लिए कितने परसेंट की है, 5% की। और बाकी एससी के या एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा या फिर ईडब्ल्यूएस, इनके लिए अगर पुरुष वर्ग में है तो उनको तो मिलेगी 5 वर्ष को, अगर मान लो महिला वर्ग है तो उनको मिलेगी कितने वर्ष को, यानी 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। ठीक है, ये इतना आंकड़ा आपको समझ में आ गया होगा। और फिर अपने पदों का वर्गीकरण, यानी ये देखो आप सामान्य की सीट है, ये एससी की सीट है, ठीक है, और इसमें देखिए आप है ये एससी और ये अनुसूचित जाति एसटी और ये अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और ये ईडब्ल्यूएस,
अति पिछड़ा वर्ग। और इसमें जैसे मान लो सामान्य कुल पद ये देखो 46,931 है टोटल, यानी नॉन टीएसपी है, नॉन टीएसपी एरिया, ठीक है, उनके लिए सभी के लिए। सामान्य में अगर बात करें तो 12,458 पद है। और इनमें इनमें ये बाहर वाले जो विद्यार्थी हैं वो यानी अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं वो इन्हीं में शामिल होंगे। ऐसे यानी इसी कैटेगरी में यानी 12,468 पदों पर ये इंटर करने वाले। और बाकी एससी के पद है जितने रिजर्व है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, ये एसटी के लिए है। यानी एससी के कितने हैं 4,912, और एसटी के लिए कितने हैं 3,953, और ओबीसी के कितने हैं ये है 6,000 अपने 431। और उसके बाद में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1715, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3504 पोस्ट, 3504 पोस्ट। और ये जो ऐसे भी बांट करके दिया हुआ है 12 जिले के लिए शहरिया या उनके लिए कितनी 184 है, ठीक है। आगे बात करें, ये है टीएसपी एरिया के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए। इसमें सामान्य में 2022 है, और टोटल अगर एससी की बात करें तो 187 है, और एसटी की बात करें तो यानी 1636 पोस्ट है इसमें। फिर अपने एक यानी अपने संशय ये रहता है दिमाग में कि कौन सी पोस्टें, कितनी पोस्टें हैं जो कौन से डिपार्टमेंट में, ये भी थोड़ा सा अपने इसमें बात कर लेते हैं कि प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं। ये जितने भी विभाग हैं उन सभी या उनके अधीनस्थ जो जितने भी कार्यालय हैं उनकी बात करें तो 47,571 पोस्ट है टोटल। जो यानी नॉन टीएसपी, नॉन टीएसपी वाली है वो 47,571 है, और टीएसपी क्षेत्र है वहाँ पर 5550 यानी 5,550 पोस्टें हैं। कुल पद यानी 53,100 कितने लिखे हैं इसमें 53,121, टोटल कितने हैं 53,121। फिर बात करें आरपीएससी में, आरपीएससी के लिए अलग से पोस्टिंग, आरपीएससी के लिए बहुत अच्छा यानी उनके ऑफिस में काम है। आरपीएससी के लिए 34 सीट है, और बाकी ये टोटल इसमें नहीं है एसपी में। और इसके बाद में शासन सचिवालय यानी सेक्रेटरीट में अगर रिक्त पदों की अभ्यर्थना है वो कितनी है इसमें पोस्ट है 594 पोस्ट। टोटल कितनी हो जाएगी ये टीएसपी में 48,199 पोस्ट हो जाएगी कुल मिला के। ये सारी आरपीएससी की और सचिवालय की, और ये जितने भी अधीनस्थ जो विभाग हैं उन सभी के अंडर में। ऐसे में यानी आपको एक तो बात ये ध्यान रखनी, ये स्कूल जितने भी हैं, जितने भी तहसील कार्यालय हैं, जितने भी एसडीएम कार्यालय हैं, और जितने भी यानी ऊर्जा डिपार्टमेंट के जो कार्यालय है या ऊर्जा डिपार्टमेंट के जो कार्यालय है उन सभी में ऐसे पद ये मिलने या उनके पद जो है उनके उनमें ये पोस्टिंग मिलने वाली है। तो सर्वाधिक डिपार्टमेंट यही है। और लोग आवेदन करते समय यानी अब विद्यार्थी आवेदन करते समय क्या हो रहा है कि जो विद्यार्थी इसमें अगर आरपीएस में अजमेर के निकट है, वो अच्छे यानी कह सकते हैं भी अपने नज़दीक है, तो वो इनमें शामिल जाना चाहते हैं तो ये आरपीएससी में आप जा सकते हो, और नहीं तो फिर ये इसमें भी शामिल हो सकते हो। शासन सचिवालय में जाना होता है उसमें भी जा सकते हो। ऐसे में यानी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में उठना बैठना होता है, वहाँ से उनका लिंक होता है। ऐसी कहानी में यानी बहुत सारे यानी ये फोर्थ ग्रेड नहीं है, ये अधिकारी एक तरीके का। ऐसे अगर बात करें तो स्कूल्स में या जितने भी ये विद्यार्थी जितने भी स्कूल है उनमें ये पोस्टिंग मिलने वाली है। स्कूल है वहाँ पर भी फोर्थ ग्रेड की पोस्ट है। और स्कूल में भी अगर बात करें तो ऐसे नहीं है कि आप सोचो कि हाँ हमारे कोई काम यानी लोक बंद करने या फिर अपने कोई झाड़ू पोंछा वाला काम है, ये काम नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये फोर्थ ग्रेड यानी कर्मचारी है। ओनली कर्मचारी का मतलब ये कि अपने ऑफिस में मेंटेन कर लिया ऑफिस का काम, यानी जो पीओ जो या फिर प्रधानाचार्य उनके साथ में अपने राउंड पर चले गए, या फिर अपना जो देखरेख का काम है वहाँ पर कर लिया, या फ्री है तो अपने बच्चों को पढ़ा लिया। तो बहुत सारे यानी जितने भी सारा वर्क जो है वो अपना करना होता है। और अगर आगे बात करें अपने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनमें अगर अपनी अपनी कैटेगरी के वो 2% का आरक्षण होगा उनके। कितने परसेंट का आरक्षण होगा 2% का इसमें आरक्षण मिलने वाला है। 2% का आरक्षण। और कौन कौन से उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके अपने बात ये चर्चा इसमें करेंगे कौन से में यानी सिलेबस वाले जो पोर्शन है उसमें बात करेंगे। संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी बात करेंगे। 5वें विकल्प के बारे में लास्ट में अपने बात करेंगे। तो उससे पहले अपने क्या कर लेते हैं, कार्य क्या होगा, यानी जितना भी यानी सिलेक्ट होंगे तो उनमें क्या कार्य होगा इन सभी के लिए। यानी सभी विभागों में पद स्थापन, यानी सभी विभागों में लगभग पद स्थापन होने वाला है। एक तो ये बात ठीक है। और उसके बाद में संपूर्ण ऑफिस का पत्र व्यवहार और दस्तावेजों का रख रखाव
कार्य संबंधी ये यानी 4th ग्रेड का होगा। और बैठक आयोजन यानी बैठक आयोजन की व्यवस्था करना, उन संबंधी कार्यों का ये भी काम उन्हीं का ही है, ठीक है। और अधिकारी वर्ग का यानी सहयोग करना, बस। और संपूर्ण कार्यालय परिसर की देखभाल करना, ये चीज़ें हैं, और ज़्यादा इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। अपने को यानी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद में अपने देख रेख का काम तो अपने वैसे ही कर रहे हैं, और 5-10 हज़ार में अपने वैसे ही काम कर रहे हैं, तो सारा दिन अपने लगाते हैं, तो यहाँ पर तो अपने को अच्छा खासा वेतन मिलने वाला है। तो उस अच्छे खासे वेतन के लिए अपने टाइम तो देना ही पड़ेगा। टाइम टू टाइम अपने सभी जितने भी स्टाफ है, यानी ग्रेड फर्स्ट से लेकर के और जितने भी जा रहे हैं, उन सभी के लिए अपनी अ, उनका काम, उनके सहयोग के साथ साथ अपना काम भी होगा, ठीक है। आगे बात करें, सैलरी कितना होगा या सैलरी क्या है, वेतन क्या रहेगा, इसकी बात करें तो ये होता है अपने 7th पे कमीशन के अनुसार अगर बात करें तो ये आता है इसमें। पे मेट्रिक लेवल फर्स्ट सैलरी है। पे मेट्रिक लेवल फर्स्ट की सैलरी है 17,700 से। कितनी है? 17,700 से स्टार्ट है। और प्रोबेशन काल के बाद में यानी 2 साल के बाद में इसकी सैलरी कितनी होने वाली है? नहीं, प्रोबेशन काल के दौरान या 2 साल तक सैलरी कितनी रहने वाली है? ये 12,400 रहने वाली। कितनी रहने वाली है? 12,400। और उसके बाद में 2,000 यानी 12,400, ये 2 साल पूरे करते ही 17,000 कितनी हो जाएगी? 17,700 हो जाएगी। प्रोबेशन के बाद में यानी 17,700, एक तो ये हो जाएगी, ये तो शुरुआती है। उसके बाद में प्लस डीए क्या है, ठीक है। और उसके बाद में यानी एचआरए क्या है, कितना मिलेगा, इन सभी को मिला करके ये टोटल मिलने वाली है अपने पास कितनी? 28,497। 28,497 आज के टाइम में अगर बात करें तो 28,497 यानी 28,000 अपने लिए सरकारी नौकरी के लिए, यानी देखो सरकारी नौकरी मिलते ही 28,000 अपने, कोई काम इतना कोई बर्डन नहीं है किसी प्रकार से। अपने को सिर्फ ऑफिस संभालना है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये उनको सर्विस में मिल रही है, 10-12 हज़ार रुपये। और उनके लिए कोई अभी तक परमानेंट का सिस्टम यानी धीरे धीरे अभी है ही नहीं है कोई। और फिर भी यानी कि प्राइवेट स्कूलों में अगर बात करें तो वहाँ पर भी 10-15 हज़ार में अपने जो अच्छे खासे बीएड धारी एमएधारी है वो काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर अपने सेलेक्ट होते हैं तो अपने को 28,000 रुपये, साथ में परमानेंट, साथ में सरकारी सर्विस और टाइम टू टाइम प्रमोशन, सब कुछ मिलेगा अपने को, ठीक है। आगे बात करें, अब देखो 7वां वेतन, अभी यानी केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लगने वाला है। 8वां वेतन आयोग अगर 2026 में लग जाता है तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? ये सैलरी बेसिक यानी 2 साल तक ही इसको प्रोबेशन में क्या मिलेंगे? 24,050 रुपये। कितने मिलने वाले? 24,050 रुपये मिलने वाले हैं। और प्रोबेशन के बाद में स्टार्टिंग होगी कितनी? 34,338 रुपये से स्टार्ट होगा। 34,000 यानी पे कमीशन जो लेवल फर्स्ट है उसमें क्या होगा, यानी प्रथम लेवल पर क्या होगा? 34,338 रुपये। और प्लस में क्या होगा? डीए, प्लस में क्या होगा? एचआरए। और डीए तो उस टाइम होगा नहीं, स्टार्टिंग में डीए होगा नहीं, और इसमें एचआरए मिलेगा। और इसलिए ये 37,085 रुपये टोटल मिलेंगे। 37,085 रुपये टोटल मिल जाएंगे। अब देखो 37,000 की नौकरी है ये, ठीक है। तो 37,000 यानी 4th ग्रेड कोई छोटी मोटी नहीं है। 37,000 रुपये यानी 2 साल का यानी होने प्रोबेशन पूरा होने के बाद में 37,000 रुपये यानी उसको मिलने वाले हैं। और उसके बाद टाइम टू टाइम प्रमोशन वगैरह सब कुछ। और फिर इसके साथ ही अगर बात करें अपने सिलेबस के बारे में, सिलेबस के बारे में बात करें तो ये देखो, सिलेबस के बारे में बात करें तो चर्चा अपने बात कर रहे थे किस पर, यानी सिलेबस पर। सिलेबस पर देख लेते हैं, ये देखो सिलेबस। सिलेबस पर ये है कि इसमें सामान्य हिंदी 30 नंबर की है, अंग्रेजी 15 नंबर की है। अगर इसमें से अगर बात करें ये सिलेबस सामान्य विद्यार्थी या अपने जो बाहर वाले जो स्टेट के आने वाले लोग हैं उनमें अगर उनको अगर वेटेज कम करना है, राजस्थान का वेटेज राजस्थान के विद्यार्थियों को लिए फ़ायदा पहुंचाने, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी अपने को कम करने पड़ेंगे और यहाँ पर भी कम करने पड़ेंगे 5%।
और सामान्य ज्ञान में राजस्थान का पोर्शन या राजस्थान का वेटेज जो है, राजस्थान का वेटेज कितना है, यहाँ से देखो ये इतिहास कला संस्कृति राजस्थान से संबंधित है, इसका वेटेज बढ़ाना पड़ेगा। और इसका वेटेज बढ़ता है तो ये क्या होता है कि राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए फायदा होता है। और ये 10 नंबर का ही है, अभी तक कितने नंबर का, ये 10 नंबर का है। तो 10 नंबर का अगर ये है तो 10 नंबर का तो कितना की है, बाहर वाले अगर स्किप कर देंगे या छोड़ देंगे तो भी ये काम चल जाएगा उनके लिए। तो 30 नंबर की अच्छी खासी यानी हिंदी है, इंग्लिश है और सामान्य ज्ञान यानी भूगोल, बाहर वालों के लिए भूगोल ये तो है इंडिया लेवल का। उसके बाद में संविधान वो ही पढ़ते हैं, विज्ञान वो भी खूब सारा यानी उनको याद है, और बेसिक कंप्यूटर उन सभी को पता है, और बाकी सामान्य गणित है वो भी। तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए क्या फ़ायदा रहा, राजस्थान के लिए विद्यार्थियों के लिए इतना ही फ़ायदा है कि यहाँ पर वो 10 नंबर का राजस्थान का कला और संस्कृति और ये इतिहास दे रखे हैं। तो ऐसे में यानी राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए नुकसान ही नुकसान। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी वाइज जो कैटेगरी में है उनके लिए तो फ़ायदा ये वो तो है, इसमें शामिल होंगे होंगे। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है बाहर वाले जो सामान्य श्रेणी के जो आवेदन है वो आएंगे, तो उनके लिए ये फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और बाकी ये सिलेबस पर आप देख लेना, सिलेबस आप सभी को भेजा हुआ है वैसे तो। और उसके साथ ही आप इसके जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आप यानी टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर लेना, और उसके साथ ही व्हाट्सअप लिंक है दे रखा है वो भी आप ज्वाइन कर लेना, ताकि उनको जितने भी ये सिलेबस या जितनी भी क्लासें हैं वो सेंड की जा रही है। और इसके साथ अपने ये सिलेबस, ठीक है, मोटी मोटी चर्चा यहाँ पर ये करने वाली है सिर्फ। ठीक है, और बदलाव इसमें होना चाहिए, राजस्थान के बहुत सारे विद्यार्थी है वो इकट्ठे होकर के एक संघ बना करके या फिर ऑनलाइन माध्यम से ट्वीट करके या फिर अपने जो तहसील स्तर है वहाँ पर या जिला स्तर है वहाँ पर ज्ञापन दे करके उस राजस्थान की जो ये कला और संस्कृति या फिर राजस्थान का जितना भी सिलेबस में पोर्शन है ना उस पर वेटेज बढ़ना चाहिए, उस पर वेटेज लगभग 50 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50%। 50% हो तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये सर्वाधिक फ्रूटफुल रहेगी, ये बाहर वाले जो विद्यार्थी है वो कम आ पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्योंकि राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए फ़ायदा होना चाहिए, अगर बाहर वालों के लिए थोड़ी खोली है ये भर्ती। हाँ ठीक है, अभी ये नियम बना हुआ है कि सामान्य विद्यार्थी ये बाहर वाले आते हैं तो सामान्य में काउंट होंगे, तो ऐसी कंडीशन में उनको रोक भी नहीं सकते। और ऐसा भी है तो अपने वालों को फ़ायदा कैसे पहुँचाएं, तो अपने वालों को फ़ायदा इतना ही पहुँचा सकते हैं कि इसमें 50% का वेटेज करके ही फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। ये सिलेबस के बारे में होगी बात। और उसके बाद में अपने किस पर बात करने वाले थे, अ, आवेदन कार्य संबंधी हो गया। और इसके बाद में पांचवें विकल्प के बारे में। ठीक है, तो पांचवें विकल्प के बारे में ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप भी। ठीक है, पांचवा विकल्प यानी जो विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं पहली बार, जो पहले दे चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पहली बार जो शामिल हो रहे हैं ना उनके लिए संशय बना हुआ है पांचवें विकल्प के रूप में। यानी इसमें देखो, इसमें देखो जो नए विद्यार्थी है, जो नए विद्यार्थी शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। उनके लिए पांचवा विकल्प कैसा होगा और कैसे उनको, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। कितने विकल्प होंगे, 5, यानी ए और बी और सी और डी और ई, ऐसे 5 विकल्प करके दिए होंगे। और आपको क्या करना है, इनमें से यानी एक को अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अपने पास क्या है, 4 तो ये प्रश्न से संबंधित उत्तर है, और ये अगर अनुत्तरित या अगर आप क्या करते हो इसमें किसी भी इनमें से कोई भी आंसर नहीं देने वाले तो इसको भरना ही पड़ेगा, इसको भरना ही पड़ेगा। जैसे मान लो टोटल अपने पास कितने प्रश्न आने वाले हैं, 120 प्रश्न है इसमें। टोटल कितने प्रश्न है, 120 प्रश्न है। 120 प्रश्न में से क्या करेंगे अपने, इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 12। टोटल कितने हो जाएंगे, 12। अगर 12 विकल्प नहीं भरते हैं तो 1/3 के हिसाब से काट लिए जाएंगे। नंबर क्या होगा, यानी कितने नंबर बनेंगे इसके, यानी एक, यानी इसके 4 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, कितने बन जाएंगे, 4 नंबर। तो ये 4 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे अपने पास। टोटल अपने पास मान लो कि 80 आ गए। कितने आ गए, 80। ठीक है, यानी 200 प्रश्नों का है ये 200 प्रश्नों का पूरा पेपर है। और अगर आपने यानी 120 टोटल प्रश्न होंगे, और इसमें से ये प्रश्नों के हिसाब से 10% आपने प्रश्न नहीं किए, यानी 12 प्रश्न आपने नहीं किए, 12 प्रश्न आपने विकल्प खाली छोड़ दिए,
किसी भी प्रकार से कोई यानी विकल्प ए बी सी डी ई में से कोई नहीं भरा, तो आपको क्या करने कर दिया जाएगा कि इसमें 4 अंक यानी 4 प्रश्न आपके माइनस हो जाएंगे। 4 प्रश्न आपके माइनस हो जाएंगे, सही वाले 4 प्रश्न है वो माइनस हो जाएंगे। अगर मान लो कि आपने 13वां जो कॉलम है वो भी आपने खाली छोड़ दिया, वो भी आपने खाली छोड़ दिया, इसका मतलब 10% से आप क्या हो गए, प्लस हो गए। 10% से अगर अधिक आपने अगर कॉलम खाली छोड़ते हो, पांचवा विकल्प खाली छोड़ते हो या फिर अपने कोई भी नहीं भरते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे, इस भर्ती से भी बाहर हो जाओगे, यानी आपकी कॉपी आगे चेक भी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपने यानी मेरिट में आ जाओ फिर भी आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। ऐसी ये जो है ना, ये इतनी सी आपको यानी वेटेज आपको याद रखनी है, ठीक है ना, विकल्प के रूप में। तो पांचवा विकल्प है और नीले बॉल पर से यानी गहरा करना है, ये सारी चीज़ें आपको पेपर देने से पहले भी आपको निर्देश मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे जैसे, ये देखो, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए वो पांचवा विकल्प ई को भरेगा, नहीं किया है तो पांचवा विकल्प भरेगा। ठीक है, यदि पांचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया है तो ऐसे में 10% यानी नहीं किया तो 10% प्रश्नों तक प्रत्येक के 3 यानी 1/3 अंक घटाए जाएंगे। 1/3 के हिसाब से यानी 120 में से 12 प्रश्न बनते हैं, उसके 1/3 के हिसाब से देखें तो 4 प्रश्न बनते हैं, 4 नंबर नहीं बनते, 4 प्रश्न बनते हैं, 4 प्रश्न सही वाले काटे जाएंगे। ठीक है, और प्रश्न पत्र हल करने के बाद में अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा कर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद में 10 मिनट उसको एक अतिरिक्त भी मिलेंगे। और एक बात यह है कि इसमें से 10% से अधिक प्रश्नों को अगर किन्हीं 5 में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य, यानी 5 यानी 10% से किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं करने पर 10% से अधिक की बात हो रही है। देखो अधिक, 1% भी अधिक हो गया तो इसका मतलब है 13% भी खाली छोड़ दिया आपने, तो इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। ठीक है, और आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं इसमें। ये हो गया अपना काम, और उसके बाद आगे ये स्लाइड होगी और ये भी होगी और ये जानकारी भी आपके साथ में शेयर होगी। ठीक है, अब अपने यानी जो 4th ग्रेड के बारे में अपने जो इस चैनल पर क्या करवाया जा रहा है, संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, ये तो चल ही रहा है, और इसके साथ साथ में हर टॉपिक का रिवीजन मिलेगा आपको। पढ़ने के लिए रोजाना टास्क दिया जाएगा, पढ़ने के लिए अभी जो है आज से ही अपने क्या कर रहे हैं इसमें, यानी एक बैच शुरू कर रहे हैं, और इस बैच का अनाउंस आपको यानी अगले दिन आपको मिल जाएगा। और पढ़ने के लिए रोजाना टास्क भी दिया जाएगा, और हर विषय की मैराथन क्लास भी होगी, और वीकली टेस्ट होने वाला है, और हर 15 दिन में मेजर टेस्ट होगा, यानी वीकली टेस्ट हो जाएगा और 15 दिन में आपका क्या हो जाएगा, मेजर टेस्ट हो जाएगा। और संपूर्ण कोर्स सारा का सारा निःशुल्क रहेगा, यूट्यूब पर आपको उपलब्ध रहेगा। ठीक है, और ये थी अपनी यानी लगभग मोटी मोटी जानकारी इसमें आपको मिल गई है। ठीक है, तो मोटी मोटी जानकारी यानी आपने जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकारी नौकरी लगना है, एक नॉन टीएसपी याद रखना, और किस डिपार्टमेंट में जाना है। लगभग यानी विद्यार्थी है वो सारे बड़ी जो भर्ती है, जो अच्छे खासे पद है, यानी तो 46,000 पद है लगभग, इसी डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। और जो ज़्यादा इच्छुक है आरपीएससी में जाना या सचिवालय में जाना चाहता है तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और सिलेबस में बदलाव यही होगा, और सारे विद्यार्थी मिलकर के ज्ञापन यानी ज्ञापन सौंपे अपने कार्यालय या फिर जिला स्तर पर, यानी जितने भी प्रशासनिक कार्यालय उस पर, और ताकि सरकार यानी विधानसभा में भी मुद्दा उठ चुका है ये सिलेबस चेंज करने वाला, तो सिलेबस चेंज होने वाला है ये, थोड़ा सा आप इसमें अलर्ट रहिए। और उसके बाद में सबसे पहले अपने आपको मैं बताऊंगा सिलेबस चेंज होने वाला है ये, और उसके साथ साथ यानी जो अपने क्लासें चल रही है उस पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, क्लासें चल रही है उस पर आप ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ अपने जो चैनल पर क्लासें हिंदी की चल रही है, पॉलिटी की चल रही है, राजस्थान पॉलिटी की भी चल रही है, मैथ की चल रही है, साइंस की चल रही है, और इसके साथ में अपने कंप्यूटर की चल रही है, तो सारे यानी सिलेबस लगभग यानी आधा सिलेबस हो चुका है इसके माध्यम से, यानी आधा सिलेबस है लगभग हो चुका है। ऐसी कंडीशन में अपने यानी कोई विद्यार्थी है जो इससे यानी वंचित न रह जाए, और ऐसे मामले में आप इसमें शामिल हो जाइए। और इसके साथ ही अपने टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और रीट का बैच भी साथ साथ में चल रहा है, रीट का बैच भी चल रहा है, और 4th ग्रेड का बैच भी साथ साथ में ये कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो आज की जानकारी कैसी लगी ये अपने भाई मित्रों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत।